देखिए अपना 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखें। यदि एक्स वाई जेड तीन ऐसे पूर्णांक हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना 8, वाई प्लस जेड बराबर कितना 13 और जेड प्लस एक्स बराबर कितना 17, तो एक्स स्क्वेयर बटे क्या वाई जेड का मान क्या होगा। वाई जेड का मान क्या होगा। देखो जितने भी छात्रों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो उनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने देखिए। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 8 और फिर y प्लस जेड बराबर कितना है 13 और फिर आपके पास में क्या है z प्लस क्या x और ये कितना है 17। क्या है 17। हम क्या करते हैं इन तीनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़िए, जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आता है बताओ। 2x आएंगे, 2y आएगी, दो ही आपके पास में क्या आ जाएंगे z। ठीक है, जोड़ दो। ये कितने हो गए 30 और ये कितने हो गए 38। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपके पास में क्या आ गया 19। अब देखो ये तीनों x। अच्छा, जब भी ऐसे अलजेब्रा में कई कई जगह ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में बहुत जगह कई बार ये स्थिति बन के आएगी। जब तीन तीन वेरिएबल की ऐसे समीकरण आएंगी तो हमेशा उनको क्या करना होता है, पहले हेड ही करते हैं। तो जोड़ करके आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की एक साथ बन गई। अब आप अलग अलग से सबका निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको x का भी चाहिए, y का भी चाहिए और z का भी मान चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको y z का मान रखना है। y और z देखिए, y और z का मान कितना है 13 है, तो इसमें से घटा दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 6। y और z का रख दिया 13, तो 19 में से 13 घट गए, कितना आ गया 6। फिर आपको देखो किसका मान निकालना है, y का मानना है। तो y का मान निकालने के लिए आपको किसका x और z का रखना है। x और z ये रहा, x और z का मान आप रख देते हैं 17, तो y का मान कितना आ जाता है 2। कितना 2। इसी प्रकार अब किसका मान चाहिए आपको z का। तो z के लिए आपको x और y कितने 8, x और y 8 रख देते हैं, तो आपके पास में z की वैल्यू कितनी आती है 11। कितनी 11। बस आपका क्वेश्चन क्या है सोल्व। यहाँ मान रख दीजिए। x का मान कितना है 6, तो 6 की स्क्वायर। फिर y का कितना है ये और z का कितना है 11। ठीक है, काट देंगे क्योंकि ये 36 हो जाएंगे, काट देंगे तो ये कितने 18, ये कितने 11, 18/11। आपका बी ऑप्शन क्या है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 44 वर्ग सेमी है। यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो फिर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आपसे जो पूछता है, आप एक त्रिभुज बनाएं। ये ट्राइंगल आपके पास में, ठीक है, ये है ए बी और सी। अब आपके पास में क्या दिया, देखो डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है क्या डी, और ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब आपके पास में ये एक ट्राइंगल बन गया क्या, बी डी और ई। यदि किसी बच्चे ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है तो वो तो जानता है कि इसका जो एरिया है इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का क्या होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो वो तो ये जानता है त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 आएगा, किसका 44 का। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 11। कितना 11, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट, ये भी यदि मिड पॉइंट हो और यदि ये भी मिड पॉइंट हो तो ये इस प्रकार से डिवाइड होता है। तो फिर ये सेम होता है 11 11 11 और 11। लेकिन किसी स्टूडेंट को देखो इस बात का पता नहीं है, ये थ्योरम नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। एक तो इसका ये है कि ये जो एरिया है किसका क्षेत्रफल किसका बी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो होगा हमेशा 1/4, और क्षेत्रफल किसका त्रिभुज ए बी सी का हमेशा, यानी ये मिड पॉइंट है, तो जो ये एरिया बनता है, यानी ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये जो एरिया होता है ये पूरे का 1/4 होता है, 1/4 होता है, हमेशा याद रखना है। लेकिन किसी को ये पता नहीं है, तो देखिए ये जो मिड पॉइंट है, मैं यदि इसको मिलाता हूँ तो ये तो पढ़ाई है ना, ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन होगी, माध्यिका होगी, और माध्यिका जो ट्राइंगल होता है उसके एरिया को 2 भागों में बांटती है। तो ये पूरा कितना है 44 है, तो 44 है, तो ये कितना हो गया 22, ये भी कितना हो गया 22, यानी ये पूरा 22 है, इधर वाला पूरा 22 है। फिर देखिए ये भी एक ट्राइंगल है,
ट्राइंगल है, इसका भी ये मिड पॉइंट है, इसका भी ये मिड पॉइंट है, तो फिर ये भी एक मीडियन हो गई, ये भी एक मीडियन हो गई, तो फिर ये भी इस एरिया को दो पार्टों में डिवाइड करेगी, तो फिर इसका मतलब ये कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 11। इस प्रकार से आप लॉजिक से भी निकाल सकते थे। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन अपना 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना 14 देखो, x बराबर आपको दिया हुआ है 4 cos a प्लस क्या साइन ए, और y बराबर दिया हुआ है 4 साइन ए और माइनस 5 cos a हो, तो फिर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से इस डिजाइन को पहचान सकते हैं आप, यानी x का स्क्र किया गया और y का स्क्र किया गया, तो स्क्र कर दो, स्क्र कर दो। अब आप x का स्क्र करेंगे और प्लस किसका y का स्क्र करेंगे, स्क्र करो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन में आपकी थोड़ी पहचान हो जानी चाहिए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, आप क्या करेंगे स्क्वायर, तो इसका यदि आप स्क्वायर करते हैं तो ये 16 और कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 25 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस और क्या आएगा 4 5 20 यानी 40 और क्या होगा साइन ए और कोस ए हो जाएगा। अब नीचे देखिए यहाँ 16 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर 20 और 40 माइनस के आ जाएंगे साइन ए कोस ए। तो ये तो देखो प्लस के आ गए, ये क्या आ गए माइनस के, यहाँ हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो वो तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप वहीं से हटा सकते हो, सोच करके हटा सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास में क्या आ गई चीज वो लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हो क्या 16 और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताओ कोस स्क्वायर ए प्लस क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस कितना 25 और वापस यही क्या साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। बस उत्तर निकाल दीजिए, ये कितने 16 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बहुत सारे पढ़ के आए आप। आंसर कितना होता है 1, यहाँ कितना हो गया 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, उत्तर कितना हुआ 1, यानी 25 गुणा कितना 1, जोड़ दो कितना आया 41। आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन का यानी आप इसका वैसे भी डिजाइन देख करके क्वेश्चन को देख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर ज्ञात करवा रहा है। इसके अलावा हमेशा क्वेश्चन में एक चीज और भी ध्यान रखी जाएगी, साइन और कोस की टर्म में पूरा क्वेश्चन दे रखा हो, देखो ये कोस है, ये साइन है, ये साइन है, ये कोस है, तो आप वैल्यू भी मान सकते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 0 और 90, जब साइन और कोस की में ही हो। वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे करके बात समझ में आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि साइन और कोस आता है, कहीं भी साइन और कोस में ही है पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो वहां पर साइन और कोस में 0 और 90 ले सकते हैं मान। ऐसा करते तो भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। जैसे मान लो x बराबर, अब यहाँ 0 डिग्री और क्या लेते हैं 90 डिग्री दो ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये उत्तर करते थे 4 इंटू, और यहाँ मैंने ए का मान ले लिया है, ए का मान ले लिया 0 डिग्री, बी का ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस जीरो का मान कितना होता है 1, कितना 1 प्लस 5 इंटू ये फिर साइन 90 का मान कितना होता है 1, कितना 1, सरल कर दो, सरल कर लो, सरल करोगे तो ये 4 और 5 कितने हो गए 9, कितने 9। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या आ गया y, क्या y, फिर इसका मान निकाले तो ये साइन ए यानी 0, साइन 0 का मान क्या हो गया 0 ही हो गया, क्या आ गया 0। ठीक है, फिर माइनस, और फिर यहाँ पर इसका मान देखो 5 और कोस कितना हो जाएगा ए ही है, क्या ए ही है, सॉरी यहाँ पर मैंने ए और बी दो अलग अलग ले लिए ना, ये नहीं लेना है, एक ही लेना है, एक लेना है, सॉरी यहाँ क्या करना है देखो मैंने 2 मान लिया, ऐसे मान लिया कि ये ए और ये बी एक ही है, तो मैंने क्या कर लिया है देखो ए बराबर मैंने क्या ले लिया है 0 डिग्री ले लिया है, 0 डिग्री लिया है, तो फिर x बराबर मान लेंगे, तो कोस ये 4 इंटू और एक ए का मान 0 है, तो कोस 0 का मान कितना हो गया 1 प्लस ये 5, फिर इसका मान मैंने क्या ले लिया है 0 ले लिया, क्यों, क्योंकि ए का मान 0 है, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 4। y बराबर मान करेंगे तो इसका मान तो आपने 0 ले लिया है, तो फिर ये साइन 0 और साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया, माइनस ये कितने 5 और कोस 0 का मान कितना होता है 1, कितना 1, इसलिए इसका मान क्या आ गया -5। सरल कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या करना है वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16, वाई स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे 25, यानी कितना हो गया 41। आप ऐसे भी कर सकते थे सेकंड मेथड से।
यानी आप यहाँ 0 रख सकते थे, 90 रख लेते तो भी 90 रखते ना तो भी आंसर वही आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सेम कोई कंडीशन। लेकिन जब ये ध्यान में रखना है, लेकिन ये साइन कोस में ही होना चाहिए, ये साइन है ये कोस है, ये साइन है कोस, साइन कोस में तो आप 0 और 90 रखो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला है अपना, वो है नंबर सिस्टम से। अगला क्वेश्चन है वो है नंबर सिस्टम से। देखिए नंबर सिस्टम से अपना जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि यदि किसी संख्या कितना है, ये 1 0 0 5 फिर x और कितना 4 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। सबसे यानी इसमें किसका भाग दें, 8 का, तो ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है, यानी शेषफल क्या बचता है 0। 8 से तो फिर x के स्थान पर क्या क्या आ सकते हैं, तो 8 की देखो कंडीशन जो है वो ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएं, 8 से डिवाइड हो जाएं तो वो संख्या फिर 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन इस चीज को नहीं ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है, कि यदि ये नंबर, यदि यानी 1 2 और तीसरे नंबर पर ये तीसरा अंक है, यदि ये तीसरा जो अंक है यदि ये विषम है तो हमेशा क्या करना है आपको कि ये लास्ट के 2 अंक बच गए, इसमें 4 जोड़ करके 8 का भाग दे के चेक करना है, 8 का भाग दे करके क्या करना है, चेक करना है। और यदि ये सम है, क्या है, सम, तो फिर लास्ट के 2 अंक को ही चेक करना है, लास्ट के 2 अंकों को ही चेक करना है। जैसे मान लो मैं एक पहले अलग से उदाहरण समझाता हूं आपको। जैसे ये कोई संख्या है, अब आपको ये चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें 8 का पूरा भाग जाता है नहीं जाता है, तो ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो सिर्फ इसको चेक करो क्या इस पर 8 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड पूरी तरह विभाज्य है। और यदि ऐसे आए जैसे 5 4 7 7 फिर 2 ऐसे हो, अब चेक करना हो कि ये 8 से डिवाइड, इसमें 8 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये है ओड नंबर, तो इसका मतलब अब ओड नंबर आ गया तो इसमें कितने प्लस करो, 4 करो, तो ये कितने हो जाएंगे 76। अब ट्राई करो 8 का भाग दो, अब इसमें 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से चेक करना है। तो यहां से आप चेक करेंगे तो बस यही बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए ये कोई संख्या है वो आप क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर, कहां तक 9 तक, 0 से लगाकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में विषम नंबर है, ठीक है ना, ओड नंबर है, तो 4 ऐड करके ही चेक करेंगे। पहले यहां पर आपने क्या किया, 0 रखा, x के स्थान पर 0 रखा, x के स्थान पर 0 रखा और फिर क्या किया 4। ठीक है, ये ओड नंबर है तो आप इसमें कितने ऐड करेंगे, 4, यानी कितना 8। क्या 8 में भाग जा रहा है, इसका मतलब ये x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। x का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिर मैं 1 रखूं, इसके स्थान पर 1 रखूंगा तो 1 और 4 हो जाएंगे। अब इसमें कितने जोड़ूंगा, 4 तो कितने 18, क्या 18 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता है। फिर मैं यहाँ कितने रखूंगा, 2 रखूंगा, तो ये तो 4 हैं। अब इसमें कितने ऐड करूंगा, 4, तो ये कितने 28, क्या जाता है, नहीं जाता है। फिर मैं कितने रखूंगा, 3, यहाँ कितने 4, फिर मैं इसमें 4 ऐड करूंगा, कितने हो गए 38, कितने हो गए 38, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर मैं कितने रखूंगा, 4, फिर 4 ऐड करूंगा, कितने हो गए 48, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब एक मान क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। फिर क्या रखूंगा मैं, देखो 5 और 5, ये 4 है, इसमें 4 ऐड करूंगा, कितने हो गए 58, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। फिर क्या रखूंगा 6, फिर इसमें कितने जोड़ूंगा 4, यानी 68, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। फिर मैं कितने रखूंगा 7, ठीक है 7, इसमें कितने जोड़ूंगा 4, कितने हो गए 78, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। फिर कितने रखूंगा 8 और ये आगे कितने हैं 4 हैं। अब इसमें 4 और जोड़ दूंगा तो कितने हो गए 88, यानी 4 जोड़ दिया 88 में जा रहा है, क्या जा रहा है, इसका मतलब एक अंक 8 भी हो सकता है। फिर कितने रखूंगा 9, फिर इसमें जोड़ूंगा 4, यानी कितने 98, क्या 98 में 8 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये चेक करना होता है, ये चेक करना होता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, यानी 0 के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, x के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, सबसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे छोटा इंटेजर, सबसे छोटा पूर्णांक। अब इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 0, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। यदि इसमें ऐसे लिखता कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या इनमें से क्या थी, 4, कितनी 4, तो आपका आंसर कितना होता, ये ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन में आए
वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे आता है इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या था? 8। कितना? 8। तो ये ऑप्शन, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन की यहाँ से लैंग्वेज पढ़ लेना, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए अपना। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा क्योंकि आसान सा है, और मैंने आपको अभी क्लासें जो ली हैं इनमें ही पढ़ा दिया है मैंने। ये चीज़ परसेंटेज के टॉपिक में पूरा करवा दिया। ये यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 25% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? देखिए, मैं आयत की जो लंबाई की बात कर रहा है, तो लंबाई क्या कर रहा है? 10% बढ़ा रहा है। 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। 10% बढ़ा रहा है ना, 10% बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, तो 1 कितनी हो गई? 10% यानी 1/10। और ये 25% है, ये 25% क्या कर रहा है? 25% क्या कर रहा है? कम कर दी जाए, चौड़ाई कम कर दी जाए, तो ये हो गई फ्रैक्शन 1/4। इस प्रकार से तो क्वेश्चन में देखिए, ये लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई पहले लंबाई कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 11। अब ये देखिए चौड़ाई पहले कितनी थी? 4, अब कम कर दी तो कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। तो इसका मतलब ये जो एरिया निकालेंगे तो एरिया ये कितना हो गया? 40। ये कितना हो गया? 33। कितना हो गया? 33। यानी अच्छा बढ़ जाता है। कहीं कैलकुलेशन में कभी कर दिया? 1 मिनट में क्वेश्चन देखता हूं, संख्या में कोई गड़बड़ कर सकते हैं हम। 1 मिनट देखता हूँ क्वेश्चन। संख्या जो है, सॉरी 40% है ये। देखिए ये 40% है, सॉरी ये 40% है, 40% है। देखो 40% है, ये 40% है, ये 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन 5 कितनी हो गई? 2/5 हो गई, तो ये बढ़ता है। तो ये पहले 5 और अब कितनी हो गई? 7। पहले ये कितनी थी? 5 और कितनी हो गई? 7। ये कहता है देखो 40% बढ़ा दी जाती है, 40% बढ़ जाती है, तो ये पहले कितनी थी? 5 तो कितनी हो गई? 7। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? देखो 25% कम कर दी जाए, 25% कम कर दी जाए, ये भी तो सही है क्या? 25% कम कर दी जाए, 25% कम कर दी, सॉरी ये भी 20% है, ये देखो दोनों जगह ये मिस्टेक हो गई लिखने में। ये 25% की जगह क्या है? 20%। कितनी? 20% कम कर दी जाए, 20% कम कर दी, क्योंकि फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन हम तो जो एग्जाम में वही उसी की चर्चा कर रहे हैं। 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो गई बताओ? 1 कितनी हो गई? 5। तो फिर ये चौड़ाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 4। कितनी? 4। तो ये कितना? 25, ये कितना? 28, यानी कितनी बढ़ गई? 3। कितनी बढ़ गई? 3। कितने पर बढ़ गई? 25 पर, इंटू क्या करो? 100, काट दो, ये कितने? 4, यानी कितना आया? 12%। कितना? 12%। देखिए इसमें थोड़ा क्या होता है, कई बार वो लिखने में गड़बड़ हो गई। ये तो 40% है और ये कितना है? 20% है। ये 40% है, 20% है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कई बार हम लिखते हैं तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे जो एग्जाम होगा उसमें यहाँ 10% नहीं आ सकता, यहाँ 18%, 25% नहीं आ सकता, वो कुछ आ सकता है। लेकिन एज ए हम एग्जाम की बात करें, क्योंकि हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो पेपर के कर रहे हैं, तो पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो सेम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी वो लिखने में यहाँ गड़बड़ कर दी दोनों जगह। ठीक है, ओके। एक तो इसका तरीका ये है, फिर आप इसको डायरेक्ट XY से कर सकते थे, तो डायरेक्ट करते तो देखिए ये कितना? 40%, फिर ये कम कर देते 20%, तो ये माइनस ही हो जाता। ये 40 इंटू कितना? 20 बटे कितना? 100, तो ये इसमें से घट जाता तो कितना होता? 20। 20 में से कितने घटेंगे? 8, यानी आप डायरेक्ट कह सकते थे 12%। आप इसको मैंने लिखा था AB फॉर्मूले से, उससे भी ट्राई कर सकते थे। आप इसे ऐसे भी मान सकते थे, पहले कितना? 100, इसमें कितने परसेंट बढ़ा दिया गया? 40%, यानी कितना हो गया? 140। फिर कितने? 20%, 20% इसका क्या कम कर देंगे? 20% यानी 28 कम कर देंगे। कितने? 28, 28 कम कर देंगे, तो इसमें कितने बचे बताओ? 112। तो 100 से कितना हो गया? 100 से 112 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12% वृद्धि, 12% वृद्धि। वो देखो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस कर ली है, और इसके मैंने तरीके भी बता दिए हैं कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से सोल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर अपना कितना 17 है, वो देखो क्या है। यदि a प्लस बी बराबर कितना 45 डिग्री है, तो फिर आपको मान बताना है 2 1 प्लस tan a और फिर 1 प्लस क्या tan b का मान क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही फेमस कंडीशन है, बहुत जगह यूज होती है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद रखनी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है, ऐसे आता है कि a प्लस बी बराबर कितना 45 डिग्री, ठीक है ना। तब इसका जो मान होता है किसका 1 प्लस क्या tan a, ठीक है, और 1 प्लस क्या tan b, इसका मान हमेशा 2 होता है। कितना 2। ये हमेशा आप क्या रखिए, याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो कंडीशन है वो आपको बहुत जगह मिलेगी। बस तो क्वेश्चन आपका सोल्व, यानी इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2, यानी 2 × 2, इसका आंसर कितना 4, कितना 4, ये लीजिए। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप a प्लस बी, इसकी जगह आप एंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री और कितना 90 डिग्री। आपको a प्लस बी का मान 45 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, आपके पास में ये ले सकते हैं। तो बस मान रख दीजिए, ये तो 2 हैं, ये 1 प्लस और tan a का मान आपने ये ले लिया और b का मान आपने ये ले लिया। ठीक है, तो tan 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है, 0। फिर क्या है 1 प्लस और फिर b का मान कितना लिया है 45, तो tan b 45 का मान कितना 1। तो आपके पास में 2 × 2 आंसर कितना 4, कितना 4। आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, ये दोनों तरीकों से करते, बहुत ईजी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है और भी पूछेगा, और भी आगे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में MN पैरेलल है किसके, BC के, तथा चतुर्भुज क्या MBCN का क्षेत्रफल है 130 वर्ग सेंटीमीटर। तो AN और रेशियो क्या NC 4 अनुपात कितना 5 है। तो फिर त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इसका एरिया दिया गया है आपको, ये एरिया दे रखा है और कितना दे रखा है 130 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसा ट्राइंगल आए, ये त्रिभुज जैसे ये A, ये B, ये C, ठीक है, ये M और ये क्या N, ये इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो, तो हमेशा याद रखना है कि ये इसके पैरेलल है। ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब ये त्रिभुज A और MN है वो पैरेलल है किसके, त्रिभुज ABC के, सॉरी सिमिलर है, ये इसके क्या है, सिमिलर है। यानी ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। ये दोनों यदि समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो इसमें आपको AN ये कितना दे रखा है 4, ये कितना दे रखा है 5, ये टोटल कितनी है 9, कितनी है 9। तो इसमें जो भुजा है उनका रेशियो आपके पास में आ चुका है, भुजा है उनका रेशियो आपके पास में मिल चुका है, कितना 4 और कितना आ गया है 4 अनुपात कितना आ गया है 9, 4 अनुपात 9, ये मिल गया। ये पूरे की तो 9 है और इसकी कितनी है, इसका कितना है 4। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा तो वो आ जाएगा कितना 16 और कितना 81। अब ये पूरा है, ये तो 81 है, इसका एरिया तो 81 है, यानी ये बड़े वाला त्रिभुज है ABC, इसका पूरे का एरिया 81 है और इसका एरिया कितना है 16 है। तो फिर ये एरिया कितना बच गया वो आपको मिल गया। ये घटा दीजिए, इसमें से ये कम कर दीजिए, कितना हो गया 5 और ये कितना 6, 65 हो गया। यानी 130 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 65। देखो ये पूरा है, इसका एरिया इनडायरेक्ट में आपको मिल गया 81, ये पूरा 81 हो गया। ठीक है, और ये जो छोटे वाला है इसका एरिया मिल गया कितना 16। तो 81 में से 16 घटाएंगे कितने 65, तो यही तो बचा। तो रियल कितना 130 है, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 65 होगी। आपसे पूछा ये गया तो इनटू में कितने 16, ये काट देंगे 2, यानी कितना आया 32 वर्ग सेंटीमीटर, 32 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या बी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये चीज़ देखो, आप पीछे से जो आपने पीछे की क्लासों में यदि 10th क्लास में और में पढ़ा है तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत ये भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात उन अनुपात होता है
उनके क्षेत्रफलों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल एरिया, फिर इनका वर्ग करेंगे तो ये 16, इसका वर्ग करेंगे तो 81, ये एरिया हो गया। तो एरिया का अनुपात ये आ गया। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना 19 देखो, ये है साधारण ब्याज का क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर से 4,300 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4,644 रुपए हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी। 10,000 कितनी 104 रुपए हो जाएगी, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपकी समझ होना चाहिए। यहां पर आपके पास में क्या नहीं है, दर नहीं है। क्या नहीं है, दर, वो निकालनी बहुत जरूरी है। और आपको दिया क्या गया है, देखो 4300 जो रुपए हैं, 4300 रुपए हैं, वो 2 वर्ष में बढ़कर कितने हो गए, 4,644 रुपए हो गए। 4,644 रुपए, मतलब 4300 रुपए के 4,644 हो गए। इसका मतलब 2 साल के अंदर जो CI आया साधारण ब्याज, वो कितना आ गया, 344 आ गया। यानी 2 साल का साधारण ब्याज है वो 344 है। तो मतलब 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 172 हो गया। 172, 2 से काट दो, 172 रुपए हो गया। अब जो दर होती है ना, दर वो क्या होती है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखें। जो दर होती है वो क्या होती है, ठीक है। एक साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज मूलधन का कितने प्रतिशत है, बस ये दर होती है। ये साधारण ब्याज में बस इतना ही काम ध्यान में रखना होता है प्रत्येक क्वेश्चन में। जिस बच्चे को ये नॉलेज होता है वो लगभग क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। यानी जो 1 साल का साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का कितने प्रतिशत है, वही रेट होती है, बस दर की पहचान कर लें। तो 1 साल का साधारण ब्याज आपको मिल गया 172 रुपए, क्योंकि देखो ये 2 साल का साधारण ब्याज आपको 344 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज 172 रुपए। साधारण ब्याज हमेशा जो होती है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सीरीज बनती है वो लगातार बनती है, ठीक है ना। तो आपको समांतर श्रेणी जिसको कह सकते हैं, समांतर श्रेणी समान बढ़ते जाते हैं। तो पहली साल में 172, तो अगली साल में फिर 172, फिर 172, ऐसे चलता है। साधारण ब्याज इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ 172 रुपये हो गए। तो 172 रुपये है, 172 रुपये, क्योंकि आपको तो आर निकालना है, दर निकालनी है, आर प्रतिशत निकालना है। तो साधारण ब्याज 1 साल का साधारण ब्याज 172 रुपये। मूलधन कितना है, 4300 रुपये। कितना है, 4300 रुपये। इसका कितने प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए कितने, 100। ये कैंसिल, कट गए, काट दो इसे। कितनी, 3 चौके 12, यानी कितना आया, 4%। कितना, 4%। आपकी रेट जो इसकी थी वो मिल गई कितनी, 4%। अब क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं आराम से, आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। लेकिन मैं छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ। देखो मैं यहाँ मूलधन लेता हूँ, यहाँ टाइम लेता हूँ, यहाँ रेट ले रहा हूँ, यहाँ SI ले रहा हूँ, और ये अमाउंट ले रहा हूँ मिश्रधन। क्या ले रहा हूँ, मिश्रधन। देखिए यदि मैं इसको 100 मान रहा हूँ, और टाइम मान लो, मैं टाइम ऐसे ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ, और रेट मान लो मैंने 5% कर दी, तो ये ऐसा ही आपका बन जाएगा 15%। यानी मूलधन का 15% जो आएगा, मूलधन का 15% निकालोगे वो साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और फिर इस 100 का 15%, ये 15 है, तो यानी 115%। यानी जो मूलधन है उसका 115% निकालोगे, मूलधन का 115% निकालोगे, वो मिश्रधन हो गया। क्या हो गया, मिश्रधन। यहां कहता है कि कौन सी राशि का साधारण ब्याज 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगा, तो ये मिश्रधन है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। तो आपके पास में क्वेश्चन की जो बात करूं तो ये कितने 100, यहां टाइम कितना है 5 साल, इसको भूल जाओ मैं समझाने के लिए, 5 साल। रेट कितनी है 4%, ये कितना हो गया 20%, तो ये हो गया 120%। 120%। अब आप समझ में आ गई होगी, ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन कितना है बताओ, मिश्रधन है आपके पास में 10,104, इसकी वैल्यू कितनी, 120। आपसे पूछा क्या गया है, मूलधन कितना, 100, ये कितना 100। बस काट लो क्वेश्चन, ये काटेंगे तो ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 6, कट गया। अब इससे काट देते हैं, काट लो, क्या कितने से कट गया, एक बार में। बच कितने गए बताओ, 4, उतारेंगे कितना 1, 6 छक्के कितने हो गए 36, और कितने बच गए फिर 41 थे ना, 5, फिर देखो कितने से काट रहे हो, ये इस पर भाग दे रहे हैं, कितने का दे रहे हो 6 का। कितनी बार गया, एक बार। बच कितने गए 4,
कितने बच गए 4, उतारेंगे 1, 6 छक्के कितने 36, बच कितने गए 5, उतारेंगे क्या 0, 8 छक्के कितने हो गए 48, बच कितने गए 2, उतारेंगे कितने 4, 6 चौके कितने हो गए 24, यानी आपके कट गया 1684 से। अब इसका क्या कर दो, गुणा कर दो 1684 का। अब 5 का गुणा करने मैंने बताया हुआ है, तो फिर 1600 के आधे कितने हो गए 800 और 84 के आधे कितने हो गए 42, आगे लगा दो 0, यानी 8420, 8420 आपका ऑप्शन नंबर कितना सी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये है साधारण ब्याज, जो और बाकी आप डिटेल से पढ़ते जाएंगे। आपको मेन चीज इस बात में सीखने को जो मिली वो ये मिली, ठीक है। और बाकी आप देखो आगे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये मूलधन, टाइम, रेट, एसआई और मिश्रधन, इस प्रकार से हम आगे बनाएंगे। तो आप जो आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ इस प्रकार से रेट बना लेते हैं। ओके, देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना ये है अलजेब्रा का, और देखते हैं अलजेब्रा वाला क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो आगे जो ये अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें जिस बच्चे ने देखो इसको पहले से पढ़ रखा है और ध्यान है, वो तो देखो इसे फटाफट में कर जाएगा, फटाफट में कर जाएगा, क्योंकि इसके बराबर यदि जीरो नहीं है, इसके बराबर यदि जीरो नहीं है तो फिर वो इसके बराबर वैल्यू रख सकता है, कितनी रख सकता है 1, तो फिर 1 रखते ही 1 के बराबर 1 रखते ही तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ के 1 रख रहा है, 1 वैल्यू रख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ गए यहाँ पर, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना हो गया ऊपर 3/1, यानी उत्तर कितना आ गया 3। लेकिन ये देखो जिसने पहले पढ़ा हुआ है वो इस कंडीशन को पहचान सकता है। मान लो नए जो स्टूडेंट हैं या नए स्टूडेंट के लिए ये कंडीशन पता नहीं है कि 1 कैसे रखते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है अलजेब्रा उसको पता है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा आपको। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है वो जानता है कि इसका उत्तर क्या है 3 है, देखते ही बता देगा कि उत्तर इसका क्या है 3 है। अब जो नहीं पढ़ रखा है वो क्या करें, ध्यान दें, इसके बराबर वैल्यू मान लें। देखो ये हमने रेशियो में पढ़ा था, याद हो तो आपके पास में थोड़ा बहुत रेशियो में, कि देखो 2a के बराबर 3b बराबर 4c, मैंने ऐसे माना था कि याद करो, वो चीजें यहाँ काम आती हैं, बस थोड़ी सी समझ काम आती है। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये क्या x इसकी पावर क्या है 2a बराबर क्या है y इसकी पावर क्या है 2b, और ये क्या है z इसकी पावर क्या है 2c, और इसके बराबर आप क्या मान लो k। तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं x की पावर 2a इसके बराबर क्या हो गया k, तो फिर x बराबर आपकी वैल्यू आ गई वो k की पावर क्या आ गई 1/2a, 1/2a। ये आपको पता होना चाहिए ये कैसे लिखती है आप। जिसको पता नहीं है वो देखें थोड़ा सा, देखो ये x² बराबर कितना है 16 है, ये x² बराबर कितना है 16 है, देखो यहाँ, तो इसकी पावर कितनी है 1 है। तो जब हम x बराबर करते हैं तो ये स्क्वायर हटाते हैं, ये पावर हटाते हैं, तो ये 16, और यहाँ इसके एक ही माना जाता है ऊपर, तो एक ही है, ये 2 है, ये बटे में लिख दिया जाता है जाकर के इधर 1/2, बस ऐसे इसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ भी देखो ये 2a है, तो इधर जाकर के लिखी गई तो ये बटे में क्या आ गया 2a। बस इस बात को थोड़ा सा समझो, जिस बच्चे को पता नहीं है वो ऐसे सोच सकता है। अब देखिए y बराबर इसका मान जो आ गया वो आप समझ गए होंगे कि k बराबर जो y बराबर मान है k की पावर कितना आ गया 1/2b, ठीक है। और z बराबर जो मान आया वो k की पावर क्या आ गया 1/2c, 2c, ये k का मान आ गया। अब आपके जो मान दिया है वो दिया है, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, बस और कुछ करना नहीं है, और कुछ नहीं करना है, यहाँ मान रख दो। यहाँ मान रख रहे हो तो देखो x का जो मान है, x का मान है वो ये है, रखो k की पावर 1/2a इंटू k की पावर 1/2a, और बराबर, और आपके पास में किसका मान रखना है y का मान क्या है k की पावर और क्या है 1/2b, और इंटू और k की पावर है यहाँ किसके मान रखना है z का, तो ये 2c। अब जिसको भी पता है कि जब आधार सेम होते हैं तो पावर गुणा में होते हैं, पावर क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, पावर को जोड़ते हैं। जैसे देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसके बराबर हम a लिखते हैं, ये पावर जोड़ देते हैं m प्लस क्या लिखते हैं n। तो बस यही कहानी यहाँ है। तो ये k और इसकी पावर आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, तो इसका मान ये एलसीएम कितना आएगा 2a, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ ये k और ये एलसीएम क्या आएगा 2b और c, ठीक है, ये 2 आ जाएगा और b और क्या आ जाएगा c। अब ऊपर जो मान आएगा वो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा c,
यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, क्या बी, बस ठीक है। अब देखो दोनों जगह आधार सेम है, आधार सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम होती है, क्योंकि आधार देखो ये के है ये के, तो इसका मतलब ये पावर भी सेम होंगी, तो इसका मतलब ये आ गया 2/2a, इसके बराबर आ गया क्या b प्लस सी बटे क्या आया 2bc, 2bc, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब इधर गुणा करेंगे तो 2 के बराबर, 2 के बराबर ये इधर गुणा में चला गया, गुणा में चला गया तो ये 2bc, ये 2bc और ये क्या आ गया बताओ ab, और क्या आ गया ac, ac। देखिए यहाँ देखो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2bc हो गया, इसको गुणा किया तो ab और ये क्या आ गया ac। इस प्रकार से आपके पास में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ आपको जो मान पुट करना है वहां रख दीजिए, ये आ गया इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब क्वेश्चन में आकर के यहाँ मान रखते हैं तो देखिए ए बी, मैं यहाँ लिखता हूं, ये है आपके पास में ए बी प्लस क्या है बी सी प्लस क्या है ए सी और बटे में क्या है बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या ए बी प्लस क्या ए सी, ए बी प्लस क्या ए सी, इसके स्थान पर आप रख सकते हैं क्या 2 और क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस ये बी सी है, ये बी सी है बटे क्या बी सी, ऊपर आ गया 3bc और बटे में क्या है bc, ये कैंसिल, आंसर कितना 3, आंसर कितना 3, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या था ए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है सोल्व किया जाता है। हाँ हालांकि जिस बच्चे की इसमें प्रैक्टिस हो रखी हो, पहले से इसकी जानकारी हो, वो कर सकता है और वो जानता है कि इसका मान 1 रखेंगे तो उत्तर क्या निकाल देंगे। बट क्योंकि आप 2 रख के निकाल सकते हैं, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है उस बच्चे के क्या आएगी दिक्कत आएगी। इसलिए आपको सीखना जरूरी है कि इसको फिर सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें से नए स्टूडेंट भी हैं वो सीखना चाहते हैं, और सीखोगे ना तो आपको जरूरी है कि इसके बराबर क्या रखेंगे ए के रखेंगे। ये चीज हम थोड़ी सी रेशियो में पढ़ चुके हैं, रेशियो में पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से करते हैं। बस आप अब यहाँ पर इसके बराबर ये रखेंगे तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा पावर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इधर जाकर के बटे में हो जाएगी तो 1/2a हो गया। इसी प्रकार वाई और जेड का मान आ गया है और कुछ दिया नहीं है, फिर मैंने यहाँ पर मान रख दिया, एक्स स्क्वायर के स्थान पर मान रख दिया, वाई और जेड के स्थान पर मान रख दिया, रख करके क्या किया सोल्व किया है, तो मेरे पास में ये उत्तर आ गया। फिर मैंने यहाँ पर मान पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये ट्रेन वाले टॉपिक से लिया गया है। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल निम्न में से क्या है, ये बात पूछी गई है, ठीक है। एक तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई खंबा हो, कोई पेड़ हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, उसको जब भी कोई रेलगाड़ी पार करेगी, क्या करेगी पार करेगी, तो वो हमेशा जो दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी, हमेशा ये याद रखना है जब भी। तो यहाँ पर मान लो कोई खंबा है, ये कोई पोल है, अब यदि इसको एक ट्रेन है वो पार करेगी तो ये अपनी लंबाई के बराबर है, अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगी दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसने ये कहा है कि एक खंबे को पार करती है 12 सेकंड में, इसका मतलब इसकी खुद की जो ट्रेन की जो लंबाई है वो खुद को पार करती है कितने में 12 सेकंड में, कितने में 12 सेकंड में। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। अब पुल है कोई मान लो ये कोई पुल होगा, अब इसको एक ट्रेन पार करेगी, यहाँ से एक ट्रेन देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, वो कोई भी जो ट्रेन होगी वो यहाँ से इसे पार करेगी, मान लो इसको पार करेगी, तो इसको टोटल कितने लगते हैं 36 सेकंड लगते हैं, 36 सेकंड लगते हैं। तो देखो पहले ट्रेन यहाँ से चलेगी तो ये आगे वाला जो इसका सिरा यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँचा है, तब तक तो इसने इस पुल को पार थोड़ी ना कर लिया, ट्रेन का अगला सिरा यहाँ पहुँचा है, पार थोड़ी हो गई। मान लो यहाँ पर अगला सिरा आ गया तो पार तो नहीं हुई, पार जब होगी ये ट्रेन देखो अब आगे का सिरा यहाँ आ जाएगा और ये लास्ट वाला सिरा है वो इसको क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तब करेगी। तो इसका मतलब जब भी इस पुल को पार करेगी तो किसकी, पुल की लंबाई प्लस खुद ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की खुद की जो लंबाई है, जो ट्रेन है उसकी खुद की लंबाई प्लस जो ब्रिज है उसकी खुद की लंबाई के बराबर जो दूरी तय करती है, उसमें टाइम लगाती है। ये कितना लगाती है बताओ, कितने 36 सेकंड। अच्छा इस पुल की लंबाई नहीं लिखी, एक पुल
एक पुल 170 मीटर है, ध्यान दें 170 मीटर है, 170 मीटर है, 170 मीटर है पुल, हाँ 170 मीटर है। एक पुल 170 मीटर को 36 सेकंड में पार कर लेती है। अब इस पुल की लंबाई 170 मीटर है, 170 मीटर है, इसमें पूरे में 36 सेकंड लगाती है। तो देखिए ये जो पुल है इसकी लंबाई कितनी है, 170 मीटर है, 170 मीटर है, लेकिन इसको हमें पता नहीं है इसकी लंबाई कितनी है। अब हमें यह पता पूरा चल गया कि टोटल इस लंबाई को और इसको लंबाई को पूरी तय करने में टाइम 36 सेकंड खाया है, जबकि ट्रेन खुद की लंबाई को तय करने में आपको ऊपर आपने देख लिया था कितना लगाती है, 12 सेकंड लगाती है। तो इसमें फिर कितना लगाएगी बताओ, 24 सेकंड लगाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल 36 सेकंड खा रही है, पूरे 36 सेकंड लग रहे हैं, और 36 में से खुद की लंबाई को तय करने में 12 सेकंड लगाती है, ये 12 सेकंड लगाती है। तो फिर टोटल कितने अपने पास में 36 है, 36 में से 12 सेकंड तो इसको खुद को ही लग गए, इस यहां से यहां तक पार करने में, तो 24 सेकंड की इसको पुल में लग गए। तो अब आपके पास में आ गया है। आपको क्या निकालनी है, स्पीड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। तो आपको निकालनी क्या है, स्पीड, स्पीड निकालनी है तो टाइम बटे क्या हो जाएगा, टाइम बटे डिस्टेंस बटे, डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, यहाँ पर कितनी है 170 है, ठीक है, बटे में कितना है 24 सेकंड। अब आपको जो चाल पूछी गई है, वो चाल जो पूछी गई है वो पूछी जा रही है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे किससे, 18/5 से, और ठीक है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हमेशा गुणा करेंगे 5/18 से, 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है तो ऊपर की संख्या देख लो ये बड़ी है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग में रखें, ठीक है। मीटर क्या होता है, छोटा होता है, तो ये छोटी है, बस इतना सा ध्यान रख लें, काट लें संख्या को, कट जाएगा। ये काटेंगे कितने से, 6 से, 6 से काटें तो ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 4, और इसको काटें, इसको काटें किससे, 5 से, तो ये हो गए 3 5 कितने 15, और बच कितने गए 2, 4 5 कितने हो गए 20, ठीक है, ये इतने आते हैं ना, 3 5 15, बच कितने गए 2, और आगे उतारेंगे 0, 4 5 कितने 20, गुणा कर दो, गुणा कर दो, ये और काट दो, ये और काटो, ये कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 17, यानी ये कितना आ गया 51 बटे कितना हो गया 2, 51 पर 2 का भाग लगाएंगे आपको क्या आएगा 25.5 किलोमीटर, क्या आएगा प्रति घंटा, प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमेशा इस बात को पकड़ के ध्यान में रखेंगे आपको कि जब भी कोई खंबा है, व्यक्ति है और कोई पेड़ है, उसको जब कोई ट्रेन पार करती है, कोई बस पार करती है, तो अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को खंबे को पार करने में जो 12 सेकंड लगते हैं वो अपनी खुद की लंबाई जितनी है उसके बराबर दूरी तय की है, तब उसे 12 सेकंड लगते हैं। तो फिर इसका मतलब यहां से आपके समझ में आना चाहिए। और जब ये कोई पुल को पार करेगी तो पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस खुद की ट्रेन की लंबाई दोनों में टाइम लगेगा कितना, 36 सेकंड। इसमें ट्रेन खुद की लंबाई के लिए 12 सेकंड खाती है तो इसके लिए 24 सेकंड खाएगी। यह दूरी कितनी है 170 है, 170 को 24 सेकंड में पार करती है तो इसकी स्पीड निकल जाएगी 170 बट्टे कितना 24। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया। ओके, आगे बात समझ में। अब जो क्वेश्चन बचे हैं कितने, 4, वो 4 के 4 क्वेश्चन किसके, डीआई के हैं। डीआई के क्वेश्चन है मैंने वो लास्ट में रख लिए हैं, ठीक है। देखिए अपने आगे जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो चारों क्वेश्चन डीआई के हैं, ठीक है। और आपको भी जैसे बहुत सारे बच्चे रेलवे ग्रुप डी का पेपर देंगे और कुछ एनटीपीसी का पेपर देके भी आए हैं, उन्हें भी पता चले कि कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि डीआई कैसे आता है, डीआई के क्वेश्चन कैसे आता है। और टीसीएस है वो डीआई पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और रेलवे ग्रुप डी का पेपर भी कौन करवाएगी, टीसीएस करवाएगी। याद रखना डीआई आएंगी, अब 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे। इस पेपर में जैसे मान लो मैं सीजीएल ये प्री का जो पेपर है, पहला पेपर है ये 2020 को हुआ है, 3 मार्च 2020 को। इसमें पहले पेपर में 4 डीआई पूछी हैं, कितनी, 4। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कितनी पूछे। तो डीआई का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें रेशियो और परसेंटेज, एवरेज 3 चीज़ चाहिए। तो रेशियो मैंने पढ़ा दिया, परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं, डीआई के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो आपने पढ़ लिए, और प्लस में एवरेज नॉर्मल होती है। यदि वो तीनों चीज़ आती हैं तो आराम से डीआई के क्वेश्चन सोल्व कर जाते हैं। बस थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। चलिए देखिए अपने पास में ये डीआई है वो क्या कर रहा है, दी गई तालिका 2012 से 2017 के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी और ई की उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में को दर्शाती है।
तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का क्या दें, उत्तर दें। क्या दें, उत्तर। ठीक है। अब इसमें 2012 में ये जो है ABCDE ये कार हैं, इनके मॉडल हैं। एक ये मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। ठीक है। और ये उत्पादित की गई हैं 2012 में। A मॉडल की 18, B मॉडल की ऐसे 26 ऐसे की गई हैं, इस प्रकार से हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो पूछता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 2013 और 14 में 2013 और 14 इसकी चर्चा कर रहा है। में कुल मिलाकर में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या, किस प्रकार ये ए प्रकार की, बी प्रकार की, सी प्रकार की, डी प्रकार की, ई प्रकार की प्रकारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित, कौन से 2 वर्ष, 2013 और 14, 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या 2013 में कुल कार कितनी थी, 130, और 14 में कितनी थी, 170। ये टोटल कितनी हो गई, 300 हो गई। कितनी हो गई, 300। ठीक है। कारों की संख्या का ठीक 25%, ठीक 25% यानी फ्रैक्शन 1/4 काट देंगे, कितना आ गया, 75। कितने, 75। तो 2012 और 13 में दोनों में मिलाकर के आपको यह देखना है कि 75 मान किस प्रकार की कारों का आ रहा है। देखिए इन दो को ऐड करके देखो कितने आ रहे हैं, ये 4, ये 5 यानी 54 आ रहे हैं। तो ये तो नहीं है। ये जोड़ के देखो 11, 4 और 1 5, एक कितने हो गए, 6, 61, ये भी नहीं है। ये जोड़ के देखो कितने हो गए, 8, और ये कितने, 5 यानी 58, ये भी नहीं है। ये 5, ये 7 यानी कितने, 75, यानी कितने, 75 आपका ये। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन जो दिया है ए ऑप्शन में दिया है क्या, डी, बी ऑप्शन में दिया है बी, और सी ऑप्शन में दिया है सी, और डी ऑप्शन में दिया है ई। आपका कौन सा है, डी। क्या, डी जो प्रकार की जो कार हैं उन दोनों को 2013 और 14 में जोड़कर टोटल कितने बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या था, ए। क्या था, ए। ऐसे ये बहुत इजी होती है, डी बहुत इजी होती है, लेकिन इसकी थोड़ी समझ हो तो, समझ के साथ यदि क्वेश्चन करोगे आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए अपना 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह के कार के उत्पादन में प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी। प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई किसके संदर्भ में, 2016 के संदर्भ में। ये लैंग्वेज पकड़ना है, 2016 के संदर्भ में, 2016 की तुलना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे बेस में आएगी, कंपेयर किस से किया जा रहा है और संदर्भ किसका लिया जा रहा है। जैसे 2016 के संदर्भ में, तो इसका मतलब जो बेस रहेगा वो 2016 रहेगा। ठीक है ना। 2012 लिया है तो 2012, 2010 लिया है तो 2010, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको चेक करना है कितना, 2016 के संदर्भ में 2017, ये 16 है, ये 17 है। ध्यान कीजिए, यहाँ कह रहा है पहले 36, अब कितने, 12। पहले 36 थी, अब कितनी, 12। कितनी कमी हुई, तो देखो 12 और ये 36 यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 24 का। तो इसका मतलब आपके पास में, मैं पहली बात करूं तो ये 24 का आ गया ना, 24 बटे कितने, 36, काट देंगे 2/3। आप कह सकते हैं 66 से ही 2/3%। यदि आपने परसेंटेज पढ़ रखा है तो आप तुरंत बता देंगे 66 से 2/3% की कमी हुई है। क्योंकि यहाँ कितने, पहले 36 थे, अब कितने, 12 हो गए। तो 24 की कमी हुई, कितने पर हुई, 36 पर। इसका मतलब 66 से 2/3% की कमी। अब यहाँ देखिए ये तो वृद्धि हुई है, तो ये ऑप्शन ही हट गया, क्योंकि कमी को देख लें आपको कितनी कमी दर्ज की गई। तो इसमें तो कमी हुई नहीं है, वृद्धि नहीं हुई, छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ कमी हुई है, और कितने की कमी हुई है बताओ, 4 की। कितने पर हुई है, 44 पर। यानी आपका जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 1/कितने, 1/11 ना, 1/4/44 यानी 1/11, 1/11। तो आप इसका भी परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं। 4/4 की कमी हुई है, देखो ये 4 की कमी हुई है, और कितने पर हुई है, 44 पर हुई है। तो 4 की कमी हुई, कितने पर हुई, 44 पर, यानी 1/11। तो आप जानते हैं इसकी भी फ्रैक्शन जानते हैं, 9 से ही 1 कितना हो जाएगा, 9 से 1 कितना हो जाएगा, 11%। 9 से 1/11%। तो एक ये हो गया। अगला चेक कीजिए, ये 38, अब ये कितना हो गया, 22। यानी ये 38 अब कितना हो गया, 22। अब कितने की कमी हो गई वो आप चेक करो, कितने की कमी आई, 16 की आई। कितने पर आई, 38 पर आई।
तो ये आप लिख सकते हैं 8 बटे कितने 19, 8 बटे 19 यानी 100। अब 8 बटे 19, अब ये थोड़ा सा ध्यान दें, गुणा करके देख लो, ये कितने हो गए 800 बटे कितना हो गया 19, ठीक है ना। भाग लगा के देखो, 19 चौके कितने हो गए 76, 19 चौके कितने हो गए 76। तो यहाँ देखो 66% तो पहले से ही है, 66% पहले से है। ये कितना है 4 ही तो आया है, 19 चौके 76, इसका मतलब ये 50 से तो नीचे नीचे रह जाएगी, 66% तो पहले ही कमी हो चुकी है, ये तो बहुत कम हुई है। यहाँ चेक करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि मतलब इस पर भी करने में कोई फायदा नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत ट्राई करो। 19 चौके 76 बच कितने गए 4, उतारेंगे कितने 0, तो फिर 19 दूनी 38 यानी लगभग लगभग कितने 42%, इसका मतलब ये भी नहीं है। चलिए यहाँ चेक कीजिए, ये 50 और ये कितने हो गए 28, तो इसका मतलब ये 22 की कमी हो गई, कितने की 22 की, कितने पर 50 पर, तो यानी ये 11 और ये कितना 25, 11 और 25 गुणा करेंगे, ये कितने हो जाएंगे 100, गुणा कर दें 25 चौके 100, 25 चौके 100, वही कहानी हो गई, नीचे ही आ गया। फिर आप वापस कितने बच गए 10, फिर 25 चौके 44%, यानी सबसे कमी ज़्यादा हुई वो 66 से 2/3% की कमी हुई है। और वो किस में कमी हुई है वो आप बता सकते हैं, किस में, ए में। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर देखो, ए में क्या था सी, बी में क्या था ए, बी नंबर ऑप्शन अपना क्या है सही है। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, छंटनी करनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अपना देखिए वो है 24 नंबर क्वेश्चन। देखो ये देखो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं डीआई के, बस थोड़ी सी समझ आप में हो डीआई की, बस क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। हाँ देखिए ये क्या दिया है, 2012 की तुलना में कंपेयर किस से किया जा रहा है, 2012 में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, किस में 2012 और 16, 2012 में। तो 2012 में कुल कितनी उत्पादन हुआ, कितना हुआ बताओ 120, और 2016 में कितना हुआ 180। तो यहाँ तो वृद्धि हुई है, और कितने की वृद्धि हुई 60 की हुई, कितने पर 120 पर, इंटू कितना 100, कंपेयर 2012 से किया जा रहा है। तो ये कैंसिल यानी 1/100 यानी कितना 50%। अपना ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वो और मैं करवा देता हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए अपना, लास्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का, यानी 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की जो संख्या है उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो 2015 में कुल कितनी, 2015 ये रहा, 2015 में कुल कितनी 100, ठीक है। 100 का कितना 20% यानी 1/5 यानी कितनी हो गई 20, कितनी 20। अब कह रहा है कि 2015 में किस प्रकार की कार थी जो 20 थी 2015 में। तो 2015 में देखिए ये 2015 है, ए में 18 थी, बी में 22, ये 26, ये 24, ये कितनी 20 यानी ई। आपका ऑप्शन नंबर क्या था बी, क्या बी। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, थोड़ी इसकी लैंग्वेज है वो सेट हो जाए आपके दिमाग में। और ये मैंने कहा है आपको कि आप लगातार यदि पेपर करेंगे तो ये समझ बढ़ जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। अब ये देखो ये परसेंटेज के क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं ये 4 क्वेश्चन जो डीआई के आए हैं, आप सोचिए किस के आए, परसेंटेज के आए। 25 में से 4 क्वेश्चन तो आपके परसेंटेज के आए, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन और भी परसेंटेज के, एक क्वेश्चन और भी था परसेंटेज का, कितने हो गए 5। इसके अलावा जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किसके आ गए रेशियो के, यानी 6-7 क्वेश्चन, यानी जो हमने जो पढ़ लिया है उसमें से आ गए 6-7 क्वेश्चन तो, और एक बोर्ड मास के क्वेश्चन आता है। तो देखो ये चीजें आप धीरे धीरे करके आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे, और नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। तब कह रहा हूं कि सिलेबस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कभी पूरा नहीं होगा। जो स्टूडेंट इसमें बैठा रहता है आपको लग जाना चाहिए, धीरे धीरे कुछ दिन आपके कष्ट होता है, स्टार्टिंग में पेपर सोल्व करोगे तो दिक्कत आएगी, बाद में फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर आप पेपर सोल्व करने लग जाएंगे, समझ भी बढ़ जाएगी। मान लो डीआई के इसमें सोल्व किया है तो धीरे धीरे मान लो आपने इस प्रकार से 18 पेपर किए और 4-4-3-3 डीआई आ गई, 4 डीआई आ गई, तो मान लो ये डीआई के बेहतर क्वेश्चन जिस दिन आप सोल्व कर चुके हो उस दिन आप उसके बाद में आपके डीआई के जो क्वेश्चन है वो खेल लगने शुरू हो जाएंगे। तभी कह रहा हूं कि ग्रुप डी वालों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि ग्रुप डी में डीआई के क्वेश्चन आएंगे कम से कम, ये मान के चलो यही 4 क्वेश्चन तो मैं मानता ही हूं, ऊपर ही आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे। ओके, आगे बात समझ में। तो फिर कल मिलते हैं अपनी नई क्लास, या फिर हम कह सकते हैं कि अगला जो पेपर है वो ये तो शिफ्ट 1 का पेपर हो गया, शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे 3 मार्च 2020 का। ओके, थैंक यू।